ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और कैंसर के लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ था, कैंसर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने कुछ डेफिनेशन बता दिया था। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स जो टॉपिक हो चुका है कैंसर पे, दे आर कैंसर पढ़ा दिया है। नियोप्लाज्म बता दिया है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है और कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं रहती। एंड देन अबाउट ट्यूमर मैंने आपको बताया हुआ है, दो टाइप के ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, बिनाइन ट्यूमर में एब्सेंट होता है मेटास्टेसिस। एंड मेटास्टेसिस भी बता चुका हूँ। कैंसर की 3 टाइप्स आपको मैंने बताया है। बेसिकली 3 टाइप के कैंसर डिस्क्राइब किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। पहले आप कैंसर पार्ट 1 का वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कैंसर को आज मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेन। ठीक है, जिस भी रीजन से कैंसर होता है उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा कार्सिनोजेन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। ठीक है, तो हमने केमिकल कार्सिनोजन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। फिजिकल में आपका रेडिएशन है। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, जिसके कारण से कैंसर हो सकता है क्योंकि ये डीएनए को डैमेज करते हैं। बहुत सारी बातें लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि रिपीट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे हम बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपके नीट के एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो यदि आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और नीट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैंसर क्लियर हो जाएगा। आने वाले टाइम पे कुछ और अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने कहा था 500 व्यूज़ आएगा तो दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा, बट टीचिंग हम अपने शौक से करते हैं, पढ़ाना हमारा पैसन है, इसलिए हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग, हम बात करते हैं बेटा कैंसर कॉजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, है ना। तो फिजिकल और केमिकल एजेंट मैंने बता दिया था। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में। तो प्लीज़ आप नोट्स भी साथ में साइमल्टेनियसली बनाते जाइए। बायोलॉजिकल एजेंट्स, है ना। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या कहना चाहिए जिसके कारण से कैंसर हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस बड़े खतरनाक होते हैं बेटा। ये ऐसे वायरस हैं जो सीधे डायरेक्ट कैंसर करा सकते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैव जीन, जीन्स को बोलते हैं बेटा वायरल ऑन्कोजीन, वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरेट होते हैं। ऐसे वायरस जो कैंसर करा सकते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और ऐसे जीन्स जिनके कारण, जीन डीएनए, ठीक है, जिनके कारण कैंसर हो सकता है या जो कैंसर को प्रमोट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए इसका तो HPV, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कराता है बेटा सर्वाइकल कैंसर या कैंसर सर्विक्स। ठीक है, क्या कहाँ का कैंसर होता है? सर्वाइकल कैंसर, या फिर इसको बोलते हैं बेटा कैंसर सर्विक्स, फीमेल में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ठीक है, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ये दूसरा एग्जाम्पल है जो कैंसर करा सकता है। इसे होता है बेटा कपोसी कार्सिनोमा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है कपोसी कार्सिनोमा। ये किसका कैंसर बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक का कैंसर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन्कोजेनिक वायरस एंड ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस एंड, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस वेल नोन है बेटा, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बाकी के हेपेटाइटिस जो वायरस होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस हिपैटिक टर्म है, कहाँ का कैंसर कराएगा? हिपैटिक, हिपैटिक सेल किसको बोलते हैं बेटा? लीवर को बोलते हैं। ठीक है, तो किसका कैंसर कराएगा बेटा? ये लीवर कैंसर हो सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है।
ठीक है, करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्शन हुआ तो 100% लीवर कैंसर होगा ही होगा, ठीक है, हो सकता है, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैंसर कॉजिंग जीन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कैंसर कॉजिंग जीन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, या फिर सीधे सीधे सेल्यूलर ऑन्कोजीन, ठीक है। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, सेलुलर ऑन्कोजीन, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन, ठीक है। सी ऑन्क से इसको लिख सकते हो, सी ऑन्क, सेलुलर ऑन्कोजीन, कुछ नहीं है, सिंपल वही कैंसर कॉजिंग जीन आर कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल, दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल। तो सर जब नॉर्मल सेल्स में ये सेलुलर ऑन्कोजीन होता है तो सभी सेल कैंसरस क्यों नहीं हो जाते, क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका जो डिवीजन है और ग्रोथ है बेटा ये रेगुलेटेड मैनर में होता है, ये कंट्रोल मैनर में होता है, ठीक है। हालांकि सभी सेल्स में, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन प्रेजेंट रहेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, When these cellular oncogene are activated under certain condition, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में जब ये सेलुलर ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएंगे बेटा, उस केस में कैंसर होगा, ठीक है। क्योंकि सेल में न सिर्फ सेलुलर ऑन्कोजीन प्रेजेंट होते हैं, सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन भी होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम से पता चल रहा है ये ट्यूमर को सप्रेस करेगा, कम करेगा, होने नहीं देगा। सेलुलर ऑन्कोजीन चाहेगा कि ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या चाहेगा बेटा कि ट्यूमर ना बने, सेल डिवीजन कंट्रोल्ड रहे, कंट्रोल मैनर में हो। अब मैंने बताया कि सेलुलर ऑन्कोजीन जब किसी स्पेसिफिक कंडीशन में एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो उस केस में सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ मास और ट्यूमर, इसके कारण से मास या ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो अब दोनों के बीच में ना बराबर का लड़ाई चलते रहता है, सेलुलर ऑन्कोजीन चाहता है कैंसर हो जाए, ट्यूमर सप्रेसर जीन चाहता है कैंसर ना हो, ठीक है, इसको प्रोटो ऑन्कोजीन भी बोलते हैं, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन आर आल्सो कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन। मान लो है ना कार्सिनोजन का रोल यहीं पे आता है सॉरी, अब एडिट नहीं करेंगे वीडियो को, डायरेक्ट अपलोड करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कार्सिनोजन का, मान लो ट्यूमर सप्रेसर जीन और सेलुलर ऑन्कोजीन के बीच में बराबर की लड़ाई चल रही है, एक चाहता है कैंसर हो जाए, एक चाहता है कैंसर ना हो, ठीक है। अगर वो पर्सन कार्सिनोजन से एक्सपोज्ड होता है तो कार्सिनोजन क्या करते हैं बेटा, सेलुलर ऑन्कोजीन के एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, कार्सिनोजन, तब कैंसर होता है। कार्सिनोजन इसके साइड इसको फेवर करते हैं, ठीक है, कार्सिनोजन इसको फेवर करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है ना, तो अमेरिका किसको फेवर करता है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान इज लाइक कैंसर, पाकिस्तान कैंसर की तरह है ना बेटा, है ना, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान का कभी लड़ाई होता है तो अमेरिका कार्सिनोजन है और अमेरिका क्या बेटा, कार्सिनोजन है, वो फेवर किसको करता है बेटा, पाकिस्तान को कैंसर करता है, पाकिस्तान को फेवर करता, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाते, है ना, इंडिया की जीत होनी है, ठीक है। एनीवे, तो सिंपल इसको आप समझ सकते हैं कि जो सेलुलर ऑन्कोजीन होता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, इनके बीच की बराबर की लड़ाई चल रही है, और कार्सिनोजेंस जो होते हैं, द फैक्टर्स विच प्रमोट कैंसर, ठीक है, विच कॉजेस कैंसर, वो सेलुलर ऑन्कोजीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि कैंसर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज है। अब बात कर लेते हैं बेटा, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात हो गई, ठीक है, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप के एजेंट्स देखे जिसके कारण से कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सिम्टम की, ठीक है। तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जिस जगह का कैंसर होगा उसके अकॉर्डिंग सिम्टम आएंगे बेटा, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग ऑर्गन के, है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कैंसर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। तो एक जनरल वे में अगर मैं देखूं, है ना, एक जनरल वे में बताऊं कि लक्षण क्या हो सकते हैं कैंसर के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में तो ये आप डाल लीजिए कि भैया जैसे ल्यूकेमिया का है ना, तो WBC हाईली इंक्रीज हो जाएगा ल्यूकेमिया के केस में। हर कैंसर में एक जैसे सिम्टम नहीं होंगे, हाँ कुछ सिम्टम कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सारे सिम्टम एक जैसे नहीं होंगे। इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट इन्वॉल्व, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, कौन से पार्ट का कैंसर है। मान लो किसी पर्सन को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है सपोज, तो थायराइड ग्लैंड का कैंसर होगा बेटा, थायराइड सेल इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि थायराइड हार्मोन का अमाउंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। थायराइड हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हाइपर थायराइडिज्म से जो सिम्टम आते हैं वो आपको उस पेशेंट में दिखेंगे। यस और नो, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही, ठीक है। तो जनरल वे में अगर आप देखें सिम्टम, तो लंप या हार्ड मास का फॉर्मेशन होगा सिम्टम, ठीक है, लंप या फिर हार्ड मास ऐसा दिख सकता है, लंप या हार्ड मास, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केस में होता है, लंप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, स्वेलिंग, वो जगह फूल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ बॉडी वेट,
अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। डोंट से कि सर मैंने जिम ज्वाइन किया, मेरा 20 किलो वजन कम हो गया तो क्या मुझे कैंसर है, चल बे, वो एक्सप्लेन लॉस है, ठीक है। एक्सप्लेन लॉस मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है कि तुमने जिम ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अनएक्सप्लेन मतलब सडन अगर बॉडी वेट रिड्यूस हो रहा है, HIV के केस में भी ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। HIV के केस में भी ऐसा ही होता है, अलग से पढ़ेंगे HIV, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अनएक्सप्लेन लॉस मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्यों बॉडी वेट कम होते जा रहा है, क्यों वजन कम होते जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि है ना जिम ज्वाइन कर लिया या कुछ भी ऐसा रेमेडीज़ ले रहे हो जिसके कारण से वेट को घटाना है ना, तो वो वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है। वो एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड भी हो सकता है बेटा, ब्लड लॉस डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर, लॉस ऑफ ब्लड। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम आपको कैंसर के केस में देखने को मिलेंगे। लंप या हार्ड मास फॉर्मेशन, स्वेलिंग हो सकता है, अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड ब्लड लॉस, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा कैंसर के डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जितना जल्दी, जितने अर्लियर स्टेज में कैंसर डिटेक्ट किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा, उतना बेहतर होता है पेशेंट के लिए, ठीक, उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। बाद के स्टेजेस में अगर डायग्नोस होता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। लेटर स्टेजेस में डायग्नोस होता है तो कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाता, मेटास्टेसिस हो गया है, बॉडी के पूरे ऑर्गन में फैल गया है अगर कैंसर, तो उसको क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो कौन कौन मेथड से हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट करिए, कैंसर डिटेक्टेशन एंड डायग्नोसिस, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। क्या बोर्ड का ये हिस्सा आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पर मैंने लिखा हुआ है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। अब कैमरा ठीक नहीं करेंगे, चलिए। तो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ मेनी पेशेंट। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल, पर इंडिया में क्या है ना बेटा, जब तक तकलीफ बढ़ नहीं जाती तब तक लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, है ना। जब तक तकलीफ एकदम जाते भी हैं तो सबसे पहले झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देगा, जब केस बहुत बिगड़ जाएगा तब जाके क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं। ये भी एक बड़ा इशू है। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट इन मेनी केस, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल का ऐसा इशू है कि लोग पहले क्या करते हैं, झोला छाप, झाड़ फूंक, ये सब कराते हैं, उसके बाद लगता है कि अब केस ठीक नहीं हो रहा है तो फिर सही जगह पे जाते हैं, ठीक है, जब तक केस काफ़ी बिगड़ चुका होता है। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, इसको याद रखिएगा, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ किसका किसका कर सकते हैं बेटा, टिश्यू का, ब्लड का, बोन मैरो का, ऑफ टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो। वैसे भी मैंने बताया कि डायग्नोसिस भी डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से पार्ट का है, ठीक है, ठीक है। तो बायोप्सी में क्या किया जाता है, ठीक है, बायोप्सी में टिश्यू का, उस पार्ट का, जैसे कहीं पे स्वेलिंग हुई है, कहीं पे लंप है, दिख रहा है, विजिबल है, लाइक है ना, सस्पेक्टेड है कि भाई इस पार्ट का कैंसर हो सकता है, तो बायोप्सी में क्या करते हैं बेटा, वहाँ के टिश्यू को निडल से निकाला जाता है। जैसे लीवर का है तो लीवर बायोप्सी निडल आता है, बोन मेरो बायोप्सी निडल होता है, ठीक है। जब आप MBBS करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। पैथोलॉजिस्ट का काम होता है ये। तो निडल से वहाँ के, जैसे ब्लड का सैंपल लेते हैं बेटा, है ना, सिरिंज से ब्लड का सैंपल लेते हुए आपने देखा होगा, आपका भी लिया गया होगा कभी पे, तो वैसे ही बायोप्सी निडल होता है और उससे टिश्यू को निकाला जाता है, ठीक है। टिश्यू को, एक पीस ऑफ टिश्यू को, बहुत सारा नहीं, एक पीस ऑफ टिश्यू को, उसके सेक्शन प्रिपेयर किए जाते हैं और माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। ये सारा काम पैथोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन में उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं कि एक नॉर्मल सेल के कंपेयर में इसमें क्या चेंजेस हैं, क्यों मैं इसको कैंसर सेल बोल सकता हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बायोप्सी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑर्गन बायोप्सी करते हैं बेटा, लीवर बायोप्सी हो सकता है, बोन मैरो बायोप्सी हो सकता है, या तरह तरह के, ठीक है। तो बायोप्सी में टिश्यू के पीस का सेक्शन प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और नॉर्मल टिश्यू से कंपैरिजन करके, वैसे उनको एक्सपीरियंस होता है पैथोलॉजिस्ट को कि वो देख के बता देते हैं कि इसमें क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, जिसके बेसिस पे आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज अ कैंसर सेल्स आर टिश्यू, ठीक है। तो बायोप्सी। ल्यूकेमिया के केस में क्या होगा बेटा, इंक्रीज्ड WBC काउंट इन
ल्यूकेमिया, है ना, लाखों में बता चुका हूँ मैं आपको। ल्यूकेमिया के केस में, है ना, नॉर्मल इन्फेक्शन में WBC की संख्या जो है, या नॉर्मल इन्फेक्शन के केस में WBC का जो नंबर है वो हजारों में इंक्रीज होता है, जबकि कैंसर के केस में वो लाखों में इंक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरे भी किया जा सकता है। रेडियोग्राफी, ये रेडियोग्राफर का काम है। एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे आ गया आजकल बेटा, है ना, एक्सरे किया जा सकता है। सिटी स्कैन किया जा सकता है, सिटी स्कैन, है ना, सुना होगा, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। सिटी स्कैन ऐसा सुना होगा ना आपने, सिटी स्कैन, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी एक्सरे ही यूज करते हैं, बट ये इंटरनल ऑर्गन का 3 डायमेंशनल इमेज देता है, ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो यूजेज एक्सरे, एक्सरे ही यूज करते हैं। इट गिव्स 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन या ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। सिटी स्कैन, राइट। थर्ड, MRI भी कर सकते हैं, और अच्छी टेक्निक है MRI, मतलब एक्सरे उससे अच्छा सिटी स्कैन, उससे अच्छा MRI। आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, और बजट पे, और लाइक कि डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया है, ठीक है, ठीक है। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये टेक्निक का फुल फॉर्म है MRI, राइट ना। इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या यूज करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके हेल्प से ये इंटरनल ऑर्गन का बहुत अच्छा इमेज देता है, टू डिटेक्ट द पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू, टू डिटेक्ट द पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा, लिविंग टिश्यू में जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ है बिना बायोप्सी के, बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है, MRI करा लीजिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब MRI कराने के लिए आपको कोई भी मेटल वेटल, जिसका पेस मेकर लगा होगा उसको दिक्कत है, ठीक है, कोई भी मेटल वेटल, बेल्ट या घड़ी, चैन वैन, ये सब पहन के अंदर नहीं जाना, क्योंकि अंदर होता है बेटा बहुत, है ना, हाई मैग्नेटिक फील्ड, चिपक जाओगे और तुमको तो कम नुकसान होगा, मशीन को ज़्यादा नुकसान होगा। करोड़ों की मशीन आती है बेटा MRI की, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी मेटेलिक चीज़ लेके अंदर नहीं जा सकते, राइट। इसके अलावा एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो इस एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट करके, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, ठीक है। तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके भी कुछ कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, और अच्छे लेवल पे जाकर देखा जाए, बहुत अर्ली डायग्नोसिस करना है तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर इनहेरिटेबल है, मतलब इनहेरिटेबल इन द सेंस फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, उस केस में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। टू डिटेक्ट द जीन इन इंडिविजुअल, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, टू डिटेक्ट द जीन इन इंडिविजुअल। तो भैया ऐसा है कि इसमें जीन को डिटेक्ट किया जाता है। अगर इनहेरिटेबल पैटर्न है, मतलब फैमिली हिस्ट्री है, दादाजी परदादाजी और उसके फादर को, मदर को ऐसा कैंसर की हिस्ट्री चली आ रही है, तो ये करा लेना ज़्यादा बेटर होता है अर्लियर स्टेज में, ठीक है। फिर ऐसे कार्सिनोजन को अवॉइड किया जा सके जिससे कैंसर ना हो। तो मैंने आपको डायग्नोसिस के बारे में बताया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर की डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी करते हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर या सिम्टम, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस करते हैं। एक्सरे किया जा सकता है, CT स्कैन किया जा सकता है, MRI किया जा सकता है बेटा, एंटीबॉडीज डिटेक्ट किया जा सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, DNA की सीक्वेंसिंग की जा सकती है, जीन को जाना जा सकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, लिमिटेड ही जानना है ट्रीटमेंट के बारे में, राइट। क्योंकि यार बीमारी बता दिया डॉक्टर साहब ने, इलाज तो बता दीजिए सर क्या इलाज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यस, है ना। किसी भी बीमारी के, किसी भी डिजीज़ के इलाज से बेहतर है कि उसका बचाव किया जाए,
सही बोल रहे हैं? कमेंट जरूर किया करो यार, अगर आप वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो कुछ भी, है ना। कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट खराब लगा, आप ये भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आलोचना जरूरी है, क्रिटिसिज्म जरूरी है, उससे ही इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सर्जरी कर सकते हैं बेटा, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी लार्जली डिपेंड करता है बेटा स्टेज, कौन से स्टेज में है कैंसर, ठीक है, कौन से ऑर्गन का है कैंसर, राइट ना, कौन से पार्ट को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, कौन से स्टेज में, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्या क्या किया जा सकता है, सर्जरी, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ठीक है, जो ट्यूमर है या मास है उसको सर्जरी से रिमूव कर देना बेटा। दूसरा होता है बेटा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इसमें ना सिर्फ ट्यूमर सेल को मारा जाता है, किल्स ट्यूमर सेल ओनली, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इट किल्स ट्यूमर सेल्स ओनली। रेडियोलॉजिस्ट का है ना काम यही होता है बेटा, रेडियोलॉजिस्ट बोले मतलब वो MRI CT स्कैन वाले नहीं, ठीक है, तो उनका काम यही होता है कि किल्स द ट्यूमर सेल ओनली, सिर्फ ट्यूमर सेल को मारना है आपको, नॉर्मल सेल को बचा के, ठीक है। फिर एक होता है बेटा इम्यूनोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी में ही आता है, इम्यूनोथेरेपी, इसमें देते हैं बेटा अल्फा इंटरफेरॉन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, बोन मैरो ग्राफ्टिंग फॉर ल्यूकीमिया, है ना। बोन, अगर कोई डोनर मिल गया तो, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, वैसे बोन मैरो के लिए डोनर भी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बोन मैरो ग्राफ्टिंग इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, है ना, ब्लड कैंसर के केस में बेटा बोन मैरो ग्राफ्टिंग भी किया जा सकता है, अगर डोनर ग्राफ्टिंग है ना, बोन मैरो ग्राफ्टिंग इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ये भी किया जा सकता है अगर डोनर मिल जाता है तो, ठीक है। बेस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बी थेरेपी, एडजुवेंट थेरेपी या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है बेटा, सर्जरी भी कर दो, ठीक है, रेडियोथेरेपी भी कर दो और कीमोथेरेपी भी कर दो। मतलब ये है कि सबसे पहले जो ट्यूमर है उसको सर्जिकली रिमूव कर दीजिए, कुछ सेल्स अगर बच गए हैं तो रेडियोथेरेपी से उनको किल कर दीजिए, उसके बाद भी कुछ बच गया है तो कीमोथेरेपी मतलब ड्रग्स या मेडिसिन, ठीक, कैंसर के ड्रग्स या मेडिसिन को दिया जाता है, उसको बोला जाता है बेटा कीमोथेरेपी, ठीक है, राइट। अल्फा इंटरफेरॉन इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, अल्फा इंटरफेरॉन इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। Alpha interferon is a biological response modifier. It activates immune system and help in destroying the tumor. It activates immune system and help in destroying the ट्यूमर। तो कहने का मतलब यह बेटा कि ये पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ताकि पेशेंट के बॉडी से उसका इम्यून सिस्टम खुद ही ट्यूमर को क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट लाइन आप याद रखिएगा, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बोन मैरो ग्राफ्टिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन में तीनों एक साथ देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको पता है कि जो कीमोथेरेपी है या एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं, इनका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है बेटा, दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, ठीक है। कभी भी आप नोटिस करना किसी मूवी में या कहीं पे, जो कैंसर पेशेंट है उनका अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो लोगों का हेयर को पहले से ही रिमूव कर दिया जाता है। यस, मुझे ध्यान है युवराज सिंह एक क्रिकेटर हैं जिनको कैंसर हुआ था, है ना, कैंसर फाइटर हैं, वो कैंसर से फाइट करके अब ठीक हो चुके हैं, अभी भी खेलते हैं, ठीक है। रिसेंटली रायपुर में वो आए थे मैच खेलने के लिए। एनीवे, तो आप लोग देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कैंसर का, दैट इज हेयर लॉस, और दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है एंटी कैंसर ड्रग का, कैंसर का नहीं बेटा, कीमोथेरेपी का या एंटी कैंसर ड्रग का दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट इज हेयर लॉस एंड सेकंड इज एनीमिया। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट, बहुत हाई डोज होता है बेटा, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी
कैंसर ड्रग बड़ा लिमिटेड पढ़ाना पड़ता है बेटा, ताकि ज़्यादा भी मत हो, ओवरडोज भी मत हो जाए। दो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, एक क्या बताया बेटा, हेयर लॉस, बालों का परमानेंट झड़ जाना, और दूसरा क्या होता है बेटा, एनीमिया। तो कई बार पेशेंट को कीमोथेरेपी देने से पहले उसका, ठीक है, ब्लड लेवल चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, अच्छा है, तो कीमोथेरेपी दिया जाता है, और अगर हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा नहीं है तो क्या कीमोथेरेपी नहीं दिया जाएगा, ब्लड चढ़ा दिया जाएगा यार, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो कौन सा ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप को चढ़ा के उसके हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इस तरीके से कैंसर खत्म हो जाएगा, कैंसर टॉपिक, राइट। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने दो ड्रग का नाम सुना होगा, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। कौन कौन सा बेटा, विनक्रिस्टिन दिख रहा है बोर्ड पे, यस, एंड विनब्लास्टिन। इसमें से एक का नाम आपने सुना होगा बायोमॉलिक्यूल में सेकेंडरी मेटाबॉलाइट, जब आप पढ़ रहे थे वहां पे, ठीक है। ये एंटी कैंसर ड्रग हैं, ठीक है, दीज आर एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, इफेक्टिव इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। ये क्या है बेटा, एंटी कैंसर ड्रग, एग्जाम में पूछा जाएगा, इफेक्टिव इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है, इफेक्टिव इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, दैट मीन्स दिस कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन कहाँ से मिलता है बेटा, एक प्लांट है बेटा, विंका रोजिया, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट विंका रोजिया, दैट इज एक्चुअली कैथेरेंथस रोजियस। तो ये भी आप नोट करिएगा, इस प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि आयुर्वेदिक है ये, ठीक है, विंका रोजिया या कैथेरेंथस रोजियस, सेकेंडरी मेटाबोलिट में आप इसको पढ़ते थे। तो इस तरीके से बेटा कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके देखिए, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, काम आएगा, नीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई थिंक कवर हो जाएगा रिलेटेड टू कैंसर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है, मतलब खराब लगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम और योर सिलेबस, बायोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।